बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयारे गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। हम अपनी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और हमें खुद नहीं पता होता कि हम बेसिकली हैं क्या और हमें कहाँ जाना है। दूसरों से हम अपने स्टार के बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में पूछने की बड़ी लगन और तगोदो में रहते हैं कि हमें पता चल जाए कि बेसिकली मेरा आने वाला दिन कैसा होगा। पहले मुझे अपने आप में तो पता होना चाहिए मैं करने क्या जा रहा हूँ, मेरी शख्सियत बेसिकली है किस काम के लिए। और आजकल की जो यूथ है, पाकिस्तान 65% से ज़ायद यूथ रखने वाला एक मुल्क है। इस मुल्क की जो यूथ है उसके पास डायरेक्शन कैसी है, उसको डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या इदारों की तरफ से जो रोड मैप दिए जाते हैं वो किस तरह से यूथ को किसी काम में भी आते हैं या सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए बातें की जाती हैं और उनको उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारी मुआशी तौर पे पाकिस्तान को कमज़ोर होते हुए देख के ये लोग कहते हैं कि रेमिटेंसेस लाए जाएं, इस फील्ड के अंदर जो है ना काम किया जाए। तो क्या सारे पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम उसी फील्ड में काम करना स्टार्ट करते, क्या वो उसमें के लिए सूटेबल लोग हैं या बाकी के लोग जो है ना वो क्या करेंगे। बचपन में माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारा बेटा इंजीनियर बने, हमारा बेटा इस इंडस्ट्री में जाएगा, ये प्रोफेशन अपनाएगा। तो क्या कभी आपने डायग्नोज किया कि वाकई हमारा बेटा डॉक्टर बनने के काबिल है या हमारे बेटे के अंदर इंजीनियर बनने के वो गेट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम उसको इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम था कुछ और हम उसको कुछ और बनाने के चक्कर में वो जो अपनी उसकी खुदादा सलाहियतें थी वो भी मान पड़ गई। आज इसके ऊपर बात करने की हम कोशिश करेंगे। बड़ा एक यूनिक टॉपिक है। इसके ऊपर आज मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब साद मसूद साहब को, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ख़ास करके स्पेशली शख्सियत के बारे में वो चीज़ें जानते हैं और बताएंगे कि किस तरह से हम तशख़्ख़ुस को उभारने के लिए किन किन चीज़ों को बेसिकली जो है ना वो हमें मद्देनज़र रखना चाहिए और हम बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें देख के ये समझना चाहिए हमें कि वो किस फील्ड में जा सकता है या वो बच्चा बड़ा होकर क्या कर सकता है, तो हमें उसके साथ किस तरह का बर्ताव आज करना चाहिए। तो मैं वेलकम करता हूँ साद मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम निकाला। साहब बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है ये। आप माशाल्लाह से इस फ़न से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। आप एक मोटिवेशन भी देते हैं। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि शायद जैसे बैटरी होती है गाड़ी की, कि स्टार्टिंग कर दी उसने लेकिन बार बार बैटरी की ज़रूरत उस वक्त तक रहती है जब तक आप गाड़ी मंजिल मकसूद पे पहुँचा के स्विच ऑफ ना करते हैं। गाड़ी की बैटरी की ज़रूरत रहती है। आप क्या समझते हैं कि मोटिवेशन, मैं यहाँ से मोटिवेशन कितनी ज़रूरी होती है? देखिए, आपके पास, इसको मिसाल के तौर पर हम समझते हैं, आपके पास गाड़ी है, रेडी है, बिल्कुल ठीक है, नई गाड़ी है आपके पास, लेकिन उसमें फ्यूल तो चाहिए। अगर उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो चलेगी नहीं, और अगर आपने पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का नहीं डाला तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर हाई ऑक्टेन मिल जाए तो ये गाड़ी बेहतर परफॉर्म करेगी। प्लीज़ रिमेंबर, गाड़ी आपके पास ऑलरेडी है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें एक स्टेप आगे चलिए। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे दिखता है नौजवानों के साथ, कि एक नौजवान जो है ना वो समझ लें ही और शी इज़ अ ब्रांड न्यू कार, नया इंजन है, पावरफुल है और उसमें हाई ऑक्टेन भी फुल हुआ हुआ है, सही है। लेकिन अगर आपको ये पता ना हो कि मुझे जाना कहाँ है, डायरेक्शन ही नहीं पता कि मेरी गाड़ी हैदराबाद की तरफ जानी है या मुझे कोयटा की तरफ जाना है या मुझे बदीन की तरफ जाना है, हम कराची में बैठे हैं तो हमारे 3 पॉसिबल डायरेक्शंस बनती हैं। तो आप, अगर मिसाल देता हूँ मैं, अगर आपके पास कोई एंड रिजल्ट ना हो तो आप गाड़ी कैसी चलाएंगे? आप आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, कहीं भी चले जाएंगे। सही। या तो आप कहीं भी चले जाएंगे या वहीं घूमते रहेंगे किसी राउंड अबाउट पे। सही। इन्हीं गलियों में आप चक्कर लगाते रहेंगे क्योंकि आपके पास डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि डायरेक्शन का क्लियर होना एक बहुत बड़ी मोटिवेशन इन इटसेल्फ है। अगर मुझे पता है कि मुझे अगले 3 घंटे में हैदराबाद पहुंचना है और मेरे पास गाड़ी में टैंक भी फुल है और गाड़ी भी सही है, तो मैं पूरा जोर लगाऊंगा और कोशिश करूंगा मैं 2 घंटे में वहां पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे डायरेक्शन क्लियर है। लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मैं यहीं कहीं घूमता रहूँगा और मैं कंप्लेन करता रहूँगा और मैं लोगों को बताता रहूँगा कि इस मुल्क में तो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो खाली मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट डायरेक्शन किधर जाना, मोटिवेशन के साथ पता तो हो कि मैंने ये गाड़ी का स्टीयरिंग जो पकड़ लिया है ये मुझे जाना बेसिकली किस तरफ है। अच्छा, एक बच्चे के अंदर क्या चीज़ें ऐसी कॉमन होती हैं जो बच्चा खुदादा सलाहियतें लेके पैदा हो रहा होता है, तो किन चीज़ों को देख के आप लोग मतलब पॉइंट आउट करते हैं कि ये बच्चे के अंदर ये गेट्स हैं, इन चीज़ों में ये ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये कैसे उसको बाइफरकेट कैसे करते हैं? देखें, अल्लाह ताला की कुदरत तो हम सब जानते हैं, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता था। बिल्कुल। उसने बहुत वैरायटी बनाई है दुनिया में,
बहुत सारे रंग के, सिर्फ कलर्स पे ही अगर आप जाएं तो उसने सिर्फ नीला नहीं बनाया, नीले के भी शेड्स हैं। वो चाहता तो सारी दुनिया एक रंग की बना देता, ठीक है। इसी तरह से पूरा दुनिया का जो निज़ाम है, जिसे निज़ाम कायनात कहते हैं, उसको चलाने के लिए एक तरह के लोग नहीं चलते, सही, मुख्तलिफ तरह के लोग चाहिए थे। कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो रिस्पॉन्सिबली ऑर्गेनाइजेशंस को चला सकें, उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो वो तफसील से उसको पूरा कर सकें। कुछ ऐसे चाहिए थे जो हमदर्दी वाला काम कर सकें, जो खिदमत वाला काम कर सकें। कुछ ऐसे चाहिए थे जो ख्वाब देख सकें, जो क्रिएटिव हों, जो नए सोल्यूशंस के मुतालिक सोच सकें, ठीक है। और कुछ ऐसे भी चाहिए थे जो ऑर्गेनाइज या जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स दे के पैदा किया है, और ये इनबॉर्न है, ठीक है। मसला सिर्फ ये है कि वो हमें पता नहीं चलता कि वो अल्लाह ने हमें कौन सा गिफ्ट दे के भेजा है। अब साइकोलॉजी क्योंकि तरक्की कर गई है और बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स बन गए हैं, तो उनमें एक टूल है जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, उसमें वैसे तो हम 4 चीज़ें देखते हैं, लेकिन पहली चीज़ ये है कि कुछ बच्चे हैं जिन्हें हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो एक्सट्रोवर्ट हैं और कुछ हैं जो इंट्रोवर्ट हैं। अच्छे या बुरे नहीं हैं, ये दोनों बहुत काम के हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट वाला काम कराने लगे आप, तो वो तकलीफ का शिकार हो जाएगा। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको। आप सीधे हाथ से लिखते हैं, अगर उमूमन लोग सीधे हाथ से लिखते हैं, तो उनसे पूछा जाए भाई क्यों लिखते हो सीधे हाथ से, तो बचपन से लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं, नेचर है ना। इसी तरह कुछ बच्चे बचपन से उल्टे हाथ से लिख रहे हैं, नेचर है उनकी, ये बिल्ट इन है, ठीक है। अब अगर आप सीधे हाथ से लिखना प्रेफर करते हैं तो दोनों हाथ हैं आपके पास, बट यू स्टिल प्रेफर योर राइट हैंड, ठीक है, नेचुरली। अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप नोट्स जो लेंगे, अभी इंटरव्यू में जो नोट्स लेंगे, वो आप उल्टे हाथ से लेंगे, तो आप यकीन करें आप इंटरव्यू भूल जाएंगे और आप इसी मुसीबत में फंस जाएंगे कि मैं लिखूं कैसे, होगा कैसे। और एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आप फ्रस्ट्रेट हुए होंगे कि यार ये कैसा इंटरव्यू था, ये क्या हुआ मेरे साथ। क्यों? क्योंकि आप अपनी नेचर के अगेंस्ट जा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम एक प्रिंसिपल पे रुकें इस वक्त, पहली टाइप पे, जो बच्चे एक्सट्रोवर्ट हैं, सही, उनमें यूजुअली उनके दोस्त ज़्यादा होंगे, यूजुअली वो माँ बाप को अपनी कहानी एक्सप्रेस ज़्यादा करेंगे। मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे स्कूल से आके पूरे दिन का अहवाल माँ को सुनाना चाहते हैं या बाप को सुनाना चाहते हैं। कुछ केसेस में दादी दादा जो घर में मौजूद हैं, जिसके साथ बॉन्डिंग ज़्यादा है, उसके साथ वांट टू एक्सप्रेस वो जो सोच रहे हैं, कोई परेशानी है, कोई चैलेंज है, कोई एक्साइटमेंट है, वो चाहेंगे फ़ौरन उसको अदा करें, शेयर करें। ये एक साइन है कि ये बच्चा एक्सट्रोवर्ट है। इसके दोस्त ज़्यादा होंगे, ये क्लास में ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेगा, स्कूल के लेवल पे ही। अब ऐसे बच्चे को लेटर ऑन अगर प्रोफेशन ऐसा मिल जाए जिसमें उसको लोगों से डील करनी हो, सही, अब वो मार्केटिंग का प्रोफेशन भी हो सकता है, वो डॉक्टरी में भी, डॉक्टर बाज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन जिन्हें करना होता है, और डॉक्टरों में भी बाज ऐसे हैं जो बिहाइंड द सीन होते हैं। रेडियोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, वो रिपोर्टिंग लिख रहा होता है बेचारा, उसको सामने इतना वो काम नहीं है। तो एक्सट्रोवर्ट्स अगर ऐसे प्रोफेशंस में जाएं जहां लोगों से डील करना है, नए फेसेस को डील करना है, आप एक बैंक में जॉब कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग वाले लोग आइडियली फ्रंट डेस्क के जो लोग हैं एक्सट्रोवर्ट्स होने चाहिए। तो क्या होगा, उनको हर नई शक्ल से एनर्जी मिलेगी, दे विल फील बेटर, दे विल फील एनर्जाइज्ड जब उनको कोई नया फेस सामने आएगा। और आप समझते हैं बैंक के काउंटर पे तो, या किसी भी पब्लिक सर्विस, जहाँ पे तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, हर जगह नए लोग आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ना करें तो क्या होगा, 1 मिनट के लिए एग्जांपल देता हूँ। एक इंट्रोवर्ट को पब्लिक डीलिंग पे बिठा दें। इंट्रोवर्ट बहुत खुश रहता है जब उसको अलोन टाइम मिलता है, जब उसे सोचने का टाइम मिलता है, और वो नए लोगों से मिलकर ये फील करता है कि उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ओके, अब वो ये तो हो सकता है सालों में रह के अच्छा काम करता है, अपने कॉल में ही रहेगा तो वो खुश रहेगा। अब आप उसको ये तो ट्रेनिंग दे सकते हैं कि जब कोई नया कस्टमर आए तो उससे कैसे डील करना है, उसको कैसे ग्रीट करना है, वो आप ट्रेनिंग से सिखा सकते हैं। बट उसके अंदर की सेटिंग उससे मैच नहीं कर रही, तो क्या होगा, वो शाम तक थका हारा, ड्रेन हुआ हुआ इंसान होगा। क्यों? क्योंकि वो, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, वो उल्टे हाथ से लिख रहा है,
हाँ, तो वो है ही नहीं, प्रोफेशन ही नहीं है उसका, पैशन भी नहीं है, तो वो कैसे करेगा? किसी लेवल पे जाके वो चिड़चिड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल अच्छा, बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस में कस्टमर से चिड़चिड़ा होना कोई मसला नहीं है, लेकिन बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस जो ज़रा ऑर्गेनाइज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ आप कस्टमर के साथ तो कंसीडर करते नहीं कर सकते, तो फिर वो चिड़चिड़ापन घर जाके निकलता है। क्यों? क्योंकि आप उस बंदे से वो काम ले रहे हैं जिस काम के लिए वो बना ही नहीं है। उसकी नेचर वो है ही नहीं कि वो पब्लिक डीलिंग करे और वो किसी के साथ इस तरह का बर्ताव करे। मैं एक अजीब सी मिसाल देता हूँ आपको। एक साहब ने कहा कि जी मेरा घर थोड़ा शहर से बाहर है, बड़ा उन्होंने फार्म हाउस लिया और इसमें थोड़ा चोरी चकारी का खतरा है, तो उन्होंने एक डॉग रख लिया वहाँ पे, ठीक है, हिफाजत के लिए। थोड़े दिन बाद वो साहब रोते हुए मिले कि यार घर पे चोरी भी हो गई और जाते हुए लोग वो डॉग भी ले गए साथ, ठीक है। उनसे पूछा भाई डॉग कौन सा रखा था तुमने? तो उन्होंने कहा जी लैब्राडोर। अब है तो डॉग वो, हाँ, लेकिन उसका ये काम थोड़ी चौकीदारी लेकिन वो चौकीदारी वाला है नहीं। तो आपने चौकीदारी के लिए आपने एक ऐसा फ्रेंडली डॉग रख लिया जो किसी के साथ भी खेलने लगता है। के साथ भी फ्रेंडली वो तो हो गया, वो आए उनके साथ चला गया। तो इसमें लैब्राडोर का मसला नहीं है, इसमें चॉइस का मसला है। उससे गलत काम लेने की कोशिश कर रहे थे आप, ऐसे ही ना। तो हमारा जो रोल है, अब हम यूथ से थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि वो गलतियां, वो गाइडेंस जो हमें नहीं मिल सकी, वो हम अपनी अगली नस्ल को तो दें। अच्छा, ये जो साथ साहब आपने बड़ा अच्छा कहा कि अपनी अगली नस्ल को कितने लोग हैं जो इस तरह का सोचते हैं? ये स्कूल लेवल के ऊपर आप कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, टीचर्स ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को देख सकेंगे, हाँ यार इस बच्चे के अंदर कैसी कैपेबिलिटीज़ हैं, किस तरह का ये बच्चा है, ये एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, ये कल को कौन से सब्जेक्ट में बेहतर रहेगा। तो ये सिलेक्शन वालिदैन की जिम्मेदारी है या स्कूल भी डायग्नोज करके बताएगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम तो पेरेंट्स के साथ गुजारता है। शुरू के कुछ साल माँ के साथ ही होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर वो स्कूल में जाता है। स्कूल में ऑल्दो के वो घर के मुकाबले में कम टाइम गुजारता है, बट टीचर का बड़ा अच्छा उसके ऊपर एक नज़र होती है। तो हमारे जो टीचर्स हैं वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि बच्चा किन सब्जेक्ट्स में कैसे स्कोर कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, जो आपकी टाइप है ना, वो आपके सवालों में बोलती है। बच्चा सोच रहे हैं वही निकल रहा है। बच्चे का सवाल जो है वो बताता है कि इसका ब्रेन किस लेवल पे काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे, मैंने तो आपको अभी एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट किया, इसमें आगे भी है कि हम इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव करना चाहते हैं, उसकी भी 2 कैटेगरीज हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो ये सवाल, उनको आपको होमवर्क दे तो वो पूछते हैं कि ये काम कैसे करना है, स्टेप्स बताएं, पहला स्टेप बताएं, दूसरा स्टेप बताएं, तीसरा स्टेप बताएं। कुछ बच्चे हैं जो ये पूछते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो ये पूछते हैं कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये एक पूछ रहा है कि कैसे, क्या करना है और कैसे करना है, और दूसरा पूछ रहा है कि ये क्यों करना है, क्योंकि जब तक उसको उस क्यों का जवाब नहीं मिलेगा वो आगे वो अटेंशन नहीं दे पाएगा। ठीक। तो टीचर ये सवाल रोज क्लास में रिसीव करते हैं, तो एक आइडेंटिफिकेशन आ जाती है कि ओके ये बच्चा इस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है या इस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो आपको इस साइंस हैं, देयर आर साइंस एवरीवेयर। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ। एक फैमिली है, वहाँ पे 2 भाई हैं, एक शायद 4 साल का फ़र्क है, तो बड़ा भाई है और छोटा 2 भाई हैं। सही। उनके स्कूल से कंप्लेन आई कि बड़े भाई का किसी अपनी क्लास फेलो से कोई लड़ाई हुई और छोटे ने आके उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, जवाब दिया। यानी बड़ा वाला जो था वो, उसकी लड़ाई हुई लेकिन वो लड़ नहीं रहा था, वो मार नहीं रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि बीच बचाव हो जाए। छोटा भाई आया, उसने कहा इसने तुम्हें मारा है, हम भी मारेंगे। अब इसमें साइन है एक, हम में से कुछ लोग हैं जो लॉजिकल फैसले करना चाहते हैं, जो टिट फॉर टैट पे चलते हैं। ओके, ठीक है। और हम में से कुछ लोग हैं जो नरम दिल हैं। सही। ये डिफॉल्ट सेटिंग है भाई। ये जो नेचर की बात हमने करी है वही नेचर है, ये नेचर है। ठीक है, गलत दोनों नहीं है, गलत नहीं है यार, गलत सही की बात नहीं हो रही, लेकिन बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि वहाँ पे बड़ा भाई फिजिकली मजबूत होगा, यकीनन 4 साल का फर्क है, लेकिन छोटे वाले ने फैसला किया कि अगर कहीं फड्डा है, किसी ने हमें कोई तकलीफ पहुंचाई है, तो हम भी बराबर का जाके। और बड़े वाले ने सोचा कि यार हो गया है, बट इसको जरा ठंडा ही रखते हैं, हो गई गलती हो गई, जो भी व्हाटएवर। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देयर आर साइंस। अब ये अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स अगर ये चीज़ समझने लगें तो हम बहुत बेहतर बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो ये है कि जो बच्चों को अल्लाह ताला ने गिफ्ट देके भेजा हुआ है, जो उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज अल्लाह ने डाउनलोड किए हुए हैं आसान लफ्ज़ों में, पहले उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। सही।
और फिर देखें कि जो गिफ्ट इनके पास नहीं है, जो इनका ब्लाइंड स्पॉट है या कह लें वीक एरिया है, फिर उसको ग्रेजुअली वो भी सिखाना शुरू करना कैसे वो डेवलप। साथ साहब यहाँ पर मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, आज बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं और मुझे सीखने के लिए खुद अपने अंदर एक बड़ा तजस्सुस फील हो रहा है कि यार ये चीज़ें हमें आज अगर पता चल रही हैं तो ये अगर हमारे स्कूल टाइम के अंदर कोई इसको तशखीस को इसको उस वक्त कर देता और बताया जाता तो शायद आज हम भी किसी उस जगह पे होते जिसके लिए हम इस दुनिया में आए थे, और शायद अपनी जगह पे हम सही जगह हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सीख के और सुन के बड़ा हैरान भी हूँ और बड़ी दिलचस्प बातें भी हैं कि बच्चों में आप आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि खुदादा सलाहियतें जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कैसे आइडेंटिफाई कैसे होंगी। पेरेंट्स सारा दिन बच्चों के साथ होते हैं, वो किस तरह से उनको कंसीडर करते हैं, बच्चों की बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चा अगर बात कर रहा है उसकी बात को सुने, देखें कि वो किस लेवल की बात कर रहा है, उसके पीछे मेंटल लेवल बेसिकली उसका क्या है, उसका थिंकिंग लेवल क्या है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापसी आते हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी दिलचस्प बातें जो चल रही थी कि किस तरह से बच्चे की आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो फ्यूचर में या आगे चल के किन किन एरियाज़ के अंदर वो अपने आप को प्रोफेशन के तौर पे प्रोफेशनल लाइफ में कौन कौन से प्रोफेशन अपना सकता है। तो आपको उसकी वो जो आज की चीज़ें हैं, वो जो आज की बातें कर रहा है, या वो अपने स्कूल टीचर्स के साथ या अपने हल्का अहबाब जो उसका है दोस्तों के साथ, किस तरह के दोस्तों को वो दोस्त बनाना चाहता है, किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना वो लाइक करता है, किन के साथ वो ज़बरदस्ती उसको बिठाया जा रहा है, तो ज़बरदस्ती करने से उसका क्या नतीजा निकलेगा। और अगर वो अपनी खुशी से किसी फील्ड की तरफ जाना चाहता है तो उसको आइडेंटिफाई, जो हम कैरियर काउंसलिंग के हवाले से मतलब कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को जो डिफाइन करने की बात है उसके ऊपर जो बात कर रहे हैं। तो साथ साहब हमारे साथ है। साथ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से आपने बात की थी ब्रेक पे जाने से पहले, बड़ी अच्छी लगी कि बच्चों को एक बेटा जो है दूसरा भाई को लड़ने के लिए उसके साथ चला जाता, दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन में। तो ये जो सिचुएशन है दोनों की, मतलब एक ए है तो दूसरा बी है, बिल्कुल अलग अलग नेचर है उनकी। तो इसको आइडेंटिफाई घर वालों ने तो यकीनन कर लिया होगा, स्कूल वाले भी करेंगे, तो उसी के हिसाब से उनको फिर प्रोफेशन भी यकीनन जो है ना वो चूज़ करने पड़ेंगे। अब जो बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था उसको हम हमारे अपनी टर्म्स में कहते हैं वो एफ टाइप है, फीलिंग टाइप है। और जो कह रहा था कि नहीं, लॉजिक ये कहती है कि किसी ने थप्पड़ मारा है तो मैं भी जवाब दूंगा, थप्पड़ से मिलेगा, लॉजिक तो यही है। तो वो उसको हम टी टाइप कहते हैं। अब टी टाइप के लोग जो हैं वो समझे जाते हैं कि थोड़े टफ माइंडेड हैं, ठीक है, थोड़े सख्तगीर हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कोई भी ऐसी पोजीशन जहाँ पे आपको एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना हो, वहाँ ऐसा ही बंदा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या अगर कोई जज ऐसा बन जाए जो कहे कि यार हाँ इसने कत्ल तो कर दिया लेकिन अब इसको मार के भी क्या होगा, तो फिर तो कभी 302 के केस का फैसला होगा ही नहीं। हाँ, तो ऐसे को तो जज होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो दुनिया में मैं बताना सिर्फ ये जा रहा हूँ कि दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए दोनों तरह के लोग चाहिए। सही। अब एदी साहब जो थे वो एफ टाइप थे। ओके। आपको उनकी पूरी जिंदगी फीलिंग टाइप मिलेगी। वो चौधरी शुजात खान की तरह मट्टी पाव वाला सिलसिला। हाँ, मतलब वो कोशिश करें, मतलब रहमदिली होगी उनमें, खिदमत होगी उनमें। वो अगर हम टेक्निकल टर्म्स में जाए तो एसएफ टाइप कहलाते हैं। तो ये लोग डिटेल्स पे भी नज़र रखते हैं और ये लोग कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए कुछ बेहतर करें। हमदर्दी का एक एलिमेंट इनमें बिल्ट इन है। सही। अब आपको ये जितने बड़े मदर टेरेसा, छिपा साहब, एदी साहब, बड़े डॉक्टर्स जो बड़े नाम हैं, जिनको हम कहते हैं डाउन टू अर्थ लोग हैं, ये सब इसी पर्सनैलिटी टाइप में नज़र आते हैं। ओके। जब उनकी असेसमेंट करो तो उसमें से निकलती वही टाइप है। ओके। जो सुपरस्टार्स हैं, ठीक है, उस फील्ड के। इसी तरह से कुछ लोग हैं जो बेहतरीन कॉर्पोरेट मैनेजर्स हैं, हम उनको एसटी टाइप कहते हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस का, दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए बनाए गए हैं। ये ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होंगे, ओके, लेकिन ये ओबीडियंट होंगे, ये ऑर्गेनाइज्ड होंगे। ये अगर उनके सामने कोई डॉक्यूमेंट आएगा तो उसको पूरा पढ़ के उसके हिसाब से फैसला करने वाले होंगे। अब आपको एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, उसमें ऐसे ही लोग चाहिए ना, हाँ, कि जो उनको ऑर्डर मिला है वो उसी को इम्प्लीमेंट कराएं, पॉलिसीज को फॉलो कर सकें, टाइम को मैनेज कर सकें, फैक्ट्री को रन कर सकें, लोगों को। तो एक पूरी कैटेगरी है जो इस काम के लिए बनाई है अल्लाह ने। सही। अब उन लोगों से हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो क्रिएटिव होंगे, नहीं हो सकते, ज्यादती होगी, वो इसके लिए बने ही नहीं है। अब मैं आपको एक और साइन देता हूँ। कुछ बच्चे, आप मुख्तलिफ घरों में जाएं जहाँ छोटे बच्चे हैं, 2 साल के, 3 साल के,
आपको दिखेगा उनके घर की दीवारों पे ड्राइंग बनी हुई है। बिल्कुल ऐसा होता है। और माँ से पिटाई हो रही होती है, बाप से डांट पड़ी होती है कि ये क्या किया, दीवार गंदी कर उसके दी, बावजूद नक्शे बने हुए होते हैं। बने होते हैं। इस चक्कर में कंपनीज ने वॉशेबल पेंट बना दिया, ठीक है कि भाई चलें बच्चों ने कर दिया आप साफ कर लें, क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं। तो ये बच्चा बचपन से बता रहा है कि इसके पास कहीं आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी मौजूद है। ओके। वो दीवार पे एक्सप्रेस कर रहा है उसको, उसकी ड्राइंग को बहुत खूबसूरत शानदार नमूना नहीं होगा, आर्ट का नमूना उस वक्त नहीं होगा, लेकिन कहीं है वो शामिल उसके जरूर अंदर, है। वो बिल्ट इन है, किसी ने सिखाया नहीं है उसको, वो अल्लाह ने दिया है उसको। अब ऐसे बच्चे को आप अगर आर्ट्स की तरफ रखें या उसको ऐसे फील्ड में ले जाएं जहां वो सोच के कुछ क्रिएट कर सके, बेहतरीन आर्टिस्ट होगा, बेहतरीन क्रिएटर होगा। हो सकता है वो बाद में म्यूजिक की तरफ चला जाए, आपको पता है इसी, ये एक टाइप है, एक पूरी कैटेगरी है। सारे बड़े शायर उसमें आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आप हिस्ट्री निकालते हैं पता चलता है जी शेक्सपियर भी उसी में थे। ओके। तो ये कोई सितारों का इल्म नहीं है, ये तो एक्चुअल हिस्ट्री है, साइंस है। तो अल्लाह ताला ने हमें, हम सबको किसी पर्पस के लिए बनाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो पर्पस ढूंढ लें, और जब आप वो वाला काम करने लगते हैं तो जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, उसका कोई मैच ही नहीं है। जिन लोगों के पास अल्लाह ताला, जिन लोगों को अल्लाह ताला ये हिम्मत दे देता है कि वो ढूंढ लें कि वो क्या है और उनका प्रोफेशन मैच कर जाए उनके पैशन के साथ, तो वो सुपरस्टार बन जाते हैं। उनका शौक जो है ना, वही उनकी जो है ना जरिया आमदन भी बन जाए, तो फिर वो सुपरस्टार बन जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें काम नहीं करना पड़ता, वो तो जब काम कर रहे होते हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यूथ के लिए मेरी ज़ाती राय में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि उनको उनकी पहचान हो जाए, उसके बाद वो फील्ड चूज करें। सही है। हम फील्ड्स भी बता देते हैं कि इन एरियाज में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फिर द वर्ल्ड इज ओपन, जहाँ पे भी वो जा सकें। अभी चंद रोज़ पहले मेरे पास एक साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने कुछ अर्से पहले अकाउंटिंग की एक जॉब छोड़ी। ओके। और उन्होंने आके मुझे अपनी स्टोरी सुनाई कि मैं अकाउंटिंग मैंने अपनी मर्ज़ी से पढ़ा, मास्टर्स किया, सब कुछ किया, बट मैं 8 साल से जॉब कर रहा हूँ, मैं उकता गया हूँ, मैं ऑफिस जाना ही नहीं चाहता, और मैंने फाइनली वो जॉब छोड़ दी। मतलब अंदर से उसके वो जॉब उसके साथ मैच कर ही नहीं रही। इस कदर फ्रस्ट्रेशन थी कि उस आदमी ने लगी लगाई नौकरी छोड़ दी। अच्छा, मैंने कहा भाई मैं कोई हकीम तो हूँ नहीं कि नब्ज देख के आपको कोई हल बता दूँ, हाँ दवा दे दूँ इसकी, क्या ऐसा कर लें तो आप अकाउंटेंट बन जाएंगे, ये अकाउंटिंग का गोली है। तो हमने उनका फिर सेशन कंडक्ट किया, देखा तो पता ही चला कि वो तो क्रिएटिव टाइप का बंदा था। ओके। अब एक एन टाइप के बंदे को, मैं अपनी टेक्निकल टर्म में बता रहा हूँ, उस टाइप के बंदे को अगर आप रोज नंबर्स वाला काम कराना शुरू करें तो ये वैसे ही है जैसे आपसे उल्टे हाथ से लिखवाया जाए। वो आदमी बना ही नहीं है उस काम के लिए। हाँ, तो वो कैसे करके कैसे देगा? अब वो क्योंकि देखें बड़ा मसला है, टेक्निकल मसला है। मैंने एक प्रोफेशन चूज किया अपनी मर्जी से, सही या गलत छोड़ दें, लेकिन मर्दों पे खास तौर पे, और अब आज के दौर में खवातीन पे भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ऑल ऑफ अ सडन ये नहीं कह सकता कि यार मैं बोर हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। नॉट एवरीवन कैन डू दैट। घर की जिम्मेदारियां हैं, खानदान की जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ है ना। तो लोग फिर क्या करते हैं, लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अच्छा यार हो तो रही है तकलीफ, अंदर से पता होता है कि मैं गलत जगह बैठा हूँ, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। मैंने पढ़ाई के 4 साल गुजार लिए, सब कुछ कर लिया, पैसा लगा दिया, इतना जिंदगी लगा दी, अब मैं चेंज कैसे करूं? और वो उसमें जाके अटक जाते हैं। और फिर नतीजा क्या निकलता है भाई, पता है आपको? वो जिंदगी में मीडियोकर लेवल पे रिटायर हो जाते हैं। सही, वो जो चल रही है बस एक रूटीन की लाइफ है, बस उसी में आप अपने इर्द गिर्द अपने हल्का अहबाब में देखें, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी फील्ड में बस गुजारा करके रिटायर हुए, थैंक यू बाय बाय। सही है ना, ऐसे बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली उस प्रोफेशन में लैंड कर गए जिसको वो एंजॉय नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें साथ साहब ये बताइए कि जो बचपन से हमने स्टूडेंट बात की कि टीचर्स की और पेरेंट्स की, अगर वो टाइम पे तशखीस हो जाती है उनकी, टाइम पे उनको जो है ना वो प्रोफेशन को दूसरा मिल जाता है, तो वो भी यकीनन उस लेवल तक पहुंच सकते थे जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मीडियोकर लेवल पे नहीं, वो हाई लेवल के ऊपर उन चीज़ों को अचीव कर सकते थे। अच्छा, इस तरह के कुछ सेशन, इस तरह की कोई अकेडमीज, कोई इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं जहाँ बच्चों जी बिल्कुल। मैं आपसे पर्सनल एक चीज़ शेयर करूँ, ये मीडिया पे शायद पहली दफ़ा आ रहा है। आई एम एन MBA विद मेजर्स इन फाइनेंस।
ओके। डूइंग मार्केटिंग फ्रॉम डे वन। ये भी देखे ना, एक गलत मतलब बिल्कुल जब मैं स्टूडेंट था, मैं एमबीए कर रहा था, तो मेरे पास दो ही सब्जेक्ट थे, मार्केटिंग या फाइनेंस, दो ही उस वक्त एमबीए होता ही दो में थे। मैंने डिस्कस किया अपने वालिद से, उन्होंने कहा बेटा मैं तो टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। उन्होंने एक हमारे कज़न का कहा कि उनसे पूछो, वो एमबीए फाइनेंस थे, हमारे रोल मॉडल थे, बड़े कामयाब थे अपनी फील्ड में, हमने वो सब्जेक्ट्स ले लिए। अच्छा, ये भी साथ साथ आपकी बात काट रहा हूँ, ये भी आजकल बड़ा देखा गया कि यार वो फुफ्फो का बेटा जो है ना, वो उसने एमबीए फाइनेंस किया था, यार तुम भी कर लो। वो मामू के बेटे ने जो है ना, वो इंजीनियरिंग पढ़ी थी, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की, आप भी कर लो। तो वो एक खानदानी और एक ये ट्रेंड चलता है, और उस ट्रेंड को फॉलो करते करते इंजीनियर तो बन के निकला है, डिग्री तो ले ली, बट किसी काम की नहीं है, वो उसका प्रोफेशन था ही नहीं। अब वो गलत जगह लैंड कर गया। हाँ। ठीक है, और फिर उसको बेचारे को ताने भी मिलते हैं कि उसको देखो वो कितना कामयाब है, तुम वहीं बैठे हो। ये बड़ा प्रेशर, एक सोशल प्रेशर खानदान में तो ये होता है, अगर कोई एक उसी डिग्री के साथ किसी अच्छी जगह पहुंच जाए तो वो हमें भी ऐसे ही हुआ। हमारे एक कजन थे बड़े, माशाल्लाह अभी भी कामयाब है, अल्लाह उन्हें हमेशा रखे ऐसी। हमने उनको फॉलो कर लिया। बट लास्ट सेमेस्टर के आसपास मैंने एक इंटर्नशिप की, और उसमें मैंने रियलाइज किया कि यार ये मैं सारी जिंदगी तो नहीं कर सकता। ठीक। अच्छा, इस दौरान मैंने टीचर्स से अपने मशवरा किया, उन्होंने कहा मियाँ तुम्हारे नंबर किस में अच्छे आते हैं? अच्छा भाई, क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स में नंबर किसी भी इंटेलिजेंट आदमी के ज़्यादा आते हैं थ्योरेटिकल के मुकाबले में, तो मेरे भी ज़्यादा आ रहे थे, तो हम फाइनेंस में चले गए। तो आज भी मेरी डिग्री पे मेजर्स इन फाइनेंस है, लेकिन मैंने फाइनेंस का काम कभी नहीं किया। बट पॉइंट क्या है सर भाई, मैंने उस वक्त ये फैसला किया था कि ज़िंदगी में मुझे जब टाइम मिला, मैं अपनी अगली आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ करूँगा कि वो गलती जो मैंने की है वो दोबारा ना दोहराया जाए। क्योंकि इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, कोई भी डिग्री जो आप लेते हैं वो 4 से 5 साल उस पर, बिल्कुल प्रोफेशनल डिग्री तो 4-5 साल, बहुत सारा पैसा भी लगता है। अगर मैं 1 मिनट के लिए पैसा इग्नोर कर दूं तो हम कहते हैं चलो बहुत पैसा है, हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये 4 साल वापस नहीं आ सकते। ये जो यूथ के 4 साल हैं, जब आपकी एनर्जी लेवल, आपका स्ट्रेंथ पूरी उरूज पे है, ये अगर आप समझ लें आप कोयटा की तरफ चले गए और आपको खुशदार पहुंच के एहसास हुआ कि यार गलत हो गया, तो है, मुझे तो कहीं और जाना था, तो आपको रीराउट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और वो जो टाइम है ना, वो लिमिटेड है। पैसा भी एक मसला है, मिडिल क्लास के बच्चों को माँ बाप बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे होते हैं आजकल के दौर में भाई, बहुत मुश्किल से फीसें, और वो जो है अब वो अगर गलत हो जाए तो बहुत बड़ा लॉस है ना। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अगर वो प्रोफेशन फॉलो कर लेता है, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन आपने उसको पढ़ाया जो उससे मैच नहीं करता, वो फिर भी फॉलो कर लेता है कि मैं अब क्या करूं, फिर भी लॉस है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 वो एज ए इंडिविजुअल बहुत अच्छा नहीं जाएगा, तो वो फाइनेंशियली उतनी तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। दूसरा, कॉम को एक मीडियोकर प्रोफेशनल मिलेगा। सही। एक ऐसा प्रोफेशनल जो बस आ रहा है और घड़ी देख रहा है, 9 से 5 बजा रहा है और घर जा रहा है, क्योंकि वो उस काम के लिए बना हुआ ही नहीं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। अगर मैं आपको एक स्क्रू होता है ना, एक 4 मुंह वाला होता है, एक सिंगल फ्लैट होता है। अगर मैं आपको 4 मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर दूं और आपसे कहूं कि ये सिंगल लाइन वाले स्क्रू को टाइट करें, तो कैसे होगा? नहीं होगा ना, फिट ही नहीं बैठेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मतलब ये है कि ये 4 मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर जो है ये फजूल है, ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, ऐसा भी तो नहीं, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये उस काम के लिए आप इससे गलत काम ले रहे हैं। इसको वहां जाके जहां 4 मुंह का स्क्रू लगा हुआ है, वहां जाकर टाइट करो तो वो करेगा, वहां ये बेहतरीन चलेगा। तो हमारे यहाँ ये एक सोसाइटी में बड़ा मसला बना हुआ है कि हम प्रोफेशन सही चूज नहीं कर पाते, और फिर हम एक मीडियोकर जिंदगी गुजारते हैं लाइफ के साथ। हम, क्योंकि जाहिर है अगर मैं अपने ऑफिस में अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा तो मैं ग्रो भी नहीं करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ऊपर फैमिली का प्रेशर आना शुरू होगा, कॉस्ट ऑफ लाइफ बढ़ती है हर साल, वो तो कंटिन्यू है, बढ़े जाएगी। ठीक है, अभी तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ बढ़ रही है, लेकिन मेरी इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी, मैं उस हिसाब से ग्रो नहीं करूँगा। तो फिर क्या होता है, जो बहुत सैड पार्ट है, फिर घर में इख्तलाफ शुरू हो जाते हैं। देखें, हाउस होल्ड में, किसी भी घराने में आप हिस्ट्री उठा लें, इख्तलाफात ज़्यादा होंगे जहाँ इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, और ये आज हर घर का मसला है। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से। और बाकी असल चीज जो है ना, वो इनकम बढ़ ही नहीं रही ना, वो तरक्की कर ही नहीं पा रहा। तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा? इसलिए कि वो बेचारा उल्टे हाथ से बना रहा है काम। हाँ, तो वो उस तरह से बन ही नहीं पा रहा। तो हमने ये इंटेलेक्ट के प्लेटफॉर्म से हम ये कोर्सेज भी करा रहे हैं। कोर्सेज से मुराद ये सेशंस भी करा रहे हैं, और हम पेरेंट्स के लिए भी करा रहे हैं कि वो अपने बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकें
ठीक है। सही। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम टीचर्स ट्रेनिंग का भी इसका पूरा एक प्रोग्राम डेवलप हो रहा है। ओके। बट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसको ज़रूर सीरियसली लें। हम जो कपल्स हैं ना, ओके, शादीशुदा या जिनकी शादी होने वाली है, सही, हम उनकी असेसमेंट जा रहे हैं, हम उनकी असेसमेंट करते हैं। दोनों की अलग अलग टाइप हो सकती है। ओके। और ये हमारे पास साइंटिफिक रिजल्ट्स मौजूद हैं कि 2 मुख्तलिफ टाइप के लोग, बाय द वे 16 टाइप्स होती हैं। सही है। आपकी कोई टाइप होगी, आपकी बेगम की एक अलग टाइप हो सकती है और सेम भी हो सकती है। सही। 2 टाइप जब एक साथ रहेंगी तो वो कहाँ खुश रहेंगी, किन बातों पे फ्रस्ट्रेट होंगे और इसका सोल्यूशन क्या है। अगर दोनों की डायरेक्शन जब एक होगी तभी गाड़ी चलेगी ना, अगर दोनों की डायरेक्शन ही एक नहीं होगी। समझने वाला मामला है, यू नो। अगर मुझे समझ में आ जाए कि मेरी वाइफ ये इसलिए कर रही है कि इसकी नेचुरल सेटिंग है ये, यू नो। अदरवाइज आप सुनते हैं कंप्लेंट्स होती हैं, बीवी कह रही होती है अरे भाई ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, और मियाँ कह रहा होता है ये अजीब औरत है, ये ऐसे करती है। लोग लड़ रहे होते हैं इसको। अगर दोनों की जो है ना आपस में जिसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं वो नहीं बन पा रही, नेचुरल सेटिंग अलग होती है इनकी। अच्छा साथ साहब, यहाँ पर फिर मुझे एक दफ़ा ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, ये बड़ी दिलचस्प मरहले में प्रोग्राम दाखिल हो चुका है, और ये जो खास करके स्पेशली जो कपल्स की बात की कि उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की होती है, वो अगर एक ए टाइप का बंदा है, दूसरा बी टाइप का बंदा है, तो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसे मैच होगी, उनको किन किन चीज़ों के ऊपर एक दूसरे को साथ कंप्रोमाइज़ करना होगा, इसको देखेंगे सुनेंगे साथ साथ से ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से कपल्स की बात कर रहे थे कि कपल्स का आपस में जो इख्तलाफ होता है वो बेसिकली किस वजह से होता है। इख्तलाफ राय एक अच्छी चीज़ है, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ होना भी चाहिए। दोनों के नज़रियात में फ़र्क हो सकता है, दोनों के सोच में फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो जो सोच का फ़र्क है बेसिकली उसी को हम शख्सियत का नाम दे रहे हैं कि वो अपने किस लेवल से सोच रहा है, वो किस पैराए में सोच रहा है और दूसरा उसको किस पैराए में ले रहा है। ख़वातीन और मर्द हजरात, अक्सर ऐसा होता है कि घरों के अंदर कि ये मेरी बात समझ नहीं पा रही हैं या वो कह रही हैं कि मेरी बात ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें, कॉमन चीज़ें हैं कि जिसको पहले से कंसीडर किया जाए जो कि आने वाले वक्त में आपको किसी भी मुश्किलात और परेशानियों से बच सके। साथ साथ आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कपल्स के ऊपर, तो ये किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये वाकई एक आइडियल कपल बनेगा ज़िंदगी में आगे चल के? दोनों को अगर बिठा के साथ आप उनकी तशखीस करें, इस तरह से मैं तो डायग्नोज करना ही कहूँगा इसको, तो क्या क्या चीज़ें आप बेसिकली परखते हैं? देखिए, हम बड़ा आसान करते हैं। जैसे पर्सनैलिटी टाइप निकालना है, करियर्स के लिए भी काम आती है वो टाइप एक दफ़ा हमें पता चल, ये भी एक बहुत बड़ा कैरियर है ज़िंदगी का, जब दोनों ने मिलके चलना है। अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, यू नो, आपकी ज़िंदगी का एक मेजर पार्ट आपकी बेटर हाफ के साथ गुजरता है, तो वो वर्स्ट हाफ भी हो सकता है। तो इसमें हम करते ही हैं कि हम दोनों की टाइप निकालते हैं। ओके, देखें, अगर टोटल 16 टाइप्स हैं ना, टोटल 16 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, तो 16 में से कोई एक उनकी होगी और एक उनकी मंगेतर की होगी या वाइफ की होगी। वो जैसे हिंदी में कहते हैं गुण मिलाए थे, तो वो 36 गुण मिलते हैं एक दूसरे के। हाँ, वो 36 गुण वाला मुझे नहीं मालूम। हाँ, तो अब वो जब दोनों की टाइप निकल आती है, हो सकता है दोनों की टाइप सेम हो, ओके, हो सकता है कुछ अलग अलग हो, क्योंकि बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि अलग होगा। तो हम ये देखते हैं, मिसाल के तौर पे शौहर जो है वो एक्सट्रोवर्ट है, ओके, बीवी जो है वो इंट्रोवर्टेड टाइप है, ठीक है। अब ये उनकी बेसिक सेटिंग है। तो पहली रियलाइजेशन देखें, ये ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं हूँ वैसी वो भी बने, ज़रूरी नहीं है, वो उसकी सेटिंग है ना, एक सेटिंग है उसकी अपनी, एक अल्लाह ने बना के भेजी है, ठीक है। तो पहली रियलाइजेशन ये ज़रूरी है। बाज़ औक़ात क्या होता है, और ये उमूमन हम सब में ये शामिल होता है कि हम ये समझते हैं कि जो जैसा मैं हूँ ना, दिस इज़ परफेक्ट। हाँ, अपने आप को तो वो परफेक्ट समझेगा ही था, ठीक है, समझेगा या समझेगी, दोनों तरफ है कि जैसा मैं हूं वैसा होना चाहिए दूसरे को भी। अब ये पहली बात, ये रियलाइजेशन के दूसरा अलग हो सकता है, और ये उसकी नेचुरल सेटिंग है। तो आप एक कॉम्प्रोमाइज पे आ जाते हैं कि ये शख्स बुरा नहीं है, ये मुझसे थोड़ा सा अलग है। ओके, अब जो एक्सट्रोवर्ट होगा ना पार्टनर्स में, उसके बहुत सारे दोस्त होंगे, उसकी एक्टिविटीज होंगी, उसको वो फलां क्लब का भी मेंबर हो सकता है, वो यहाँ भी जाता हो, उसके रिश्तेदारों में भी ज्यादा जाना ना हो, और पार्टनर्स में से कोई एक इंट्रोवर्ट हो, वो इतना कंफर्टेबल नहीं होगा या नहीं होगी, तो वो उसके साथ जाएगा तो वो तन्हाई पसंद होगी, उसमें तो अब इख्तिलाफ मियाँ बीवी का इस पे हो सकता है। सही। सिमिलरली एक और टाइप में एक जे और पी आता है। हम में से कुछ लोग हैं बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, ओके,
हमें अपने स्केड्यूल्स चाहिए, मैं 11 बजे लाइट बंद करके सो जाऊंगा और मैं सुबह 6 बजे, कुछ लोग हैं ऐसे हाँ कि बड़े बिल्कुल उसको स्केड्यूल को अपने जो है ना वो चलते लेके हैं, चल रहे उनको होते इतने बजे खाना चाहिए, उनको इतने बजे वॉक पे जाना है, उनको फिक्स टाइम पे चलना चाहते हैं वो। और अगर ये ना हो तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक। और हम में से एक टाइप ऐसी है जो स्केड्यूल को फॉलो करना ही नहीं चाहती, ये उसकी अल्लाह ने सेटिंग नेचर में बनाई, है ही नहीं है। नेचर में नहीं है। अब ये अगर मियाँ बीवी बन जाए वो तो ये तो बिल्कुल दो अलग अलग डायरेक्शन है। तो ये लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे कि एक कह रहा होगा कि भाई शादी के कार्ड पे लिखा हुआ है 9:30, तो वी हैव टू बी देयर एट 9:30, 9। और दूसरा कह रहा होगा या कह रही होगी शादियों में तो चलता है ये तो हाँ 12 ना, बजे तो तक चलते हैं जाना ना, है। अच्छा कर लेते हैं ना, तो एक जो है वो लास्ट मिनट का जो एक बात होता है, कोई इवेंट हो तो आखिरी मिनट का रश होता है, एक बड़ी भागदौड़ होती है, एक उसको एंजॉय करता है और दूसरे के लिए वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि ये क्या यार, ये क्या मुसीबत है, आखिरी मिनट तक भाग रहे हो आपने, ये हर घर में हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो लोग इस पे उलझते हैं। जब आपको ये समझ में आ जाता है कि यार इन दो में से किसी एक पार्टनर की ये प्रायोरिटी प्रेफरेंस है कि उसने स्केड्यूल पे चलना है और दूसरे की ये प्रेफरेंस है कि वो स्केड्यूल ज्यादा फॉलो नहीं कर सकता, तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। समझ में आ जाता है कि यार इस बेचारे का मसला ये है कि ये बना, अल्लाह ने इसको ऐसे बनाया, यू नो। और इसी तरह से अगर कोई डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है उसके अंदर तो वो उसका भी एक इसी तरह से देखिए, अगर हिस्ट्री में जाए ना, अपनी ही घरों की अपनी पुराना याद करें, तो हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदारों में भी हम देखते थे कि मियाँ बीवी में इख्तलाफात होते थे, लड़ाई झगड़े भी होते थे, लेकिन पहले उमूमन ये था कि सही या गलत पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये ज़रूर था कि ख़वातीन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगी। बिल्कुल, और वो करती भी थी। हमारी दादियाँ, हमारी निभाने के लिए रिश्ते निभाए जाते थे, झुकना पड़ जाता है जी। आज वैसा टाइम नहीं है। आज की बच्चियाँ ये उतनी एजुकेटेड हैं, उतनी वो हैं कि वो उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती। इसी के ऊपर तो है बराबरी का जो है, तो फिर क्या होता है, फिर डिवोर्सेस हो रही हैं, डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अलग अलग टाइप के लोग आपने एक जगह मिला दिए, लेकिन उनको ये नहीं समझाया कि तुमने एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करके चलाना कैसे, तो नतीजा क्या होगा, धमाके होंगे। हाँ, वो तो डेली जो है ना फड्डा फसाद और ये होगा। अच्छा साथ साहब, ये बड़ी दिलचस्प बातें थी। इसमें साइंस क्या कहती, जो साइकोलॉजिकली जो आजकल की हमारी जो नफ्सियाती तौर पे भी बहुत सारे लोग इसमें वो हो जाते हैं, तो बेसिकली इससे पहले कोई शादी कोर्स कराना चाहिए कामयाब शादी के लिए, तो क्या मतलब इस आप किस तरह से नाजरीन को इस पे क्या वो करेंगे? कोर्स कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। एक हम क्या कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल की हर एक की जो उसकी बेसिक नेचर है ना, वो आइडेंटिफाई कर दे। 2-2.5 घंटे लगते हैं इस पूरे काम में। और वो किसी भी, हम उमूमन ये संडेज को करा रहे होते हैं, तो संडे के दिन 2-2.5 घंटे दे दें, टाइप दोनों की हम आइडेंटिफाई कर देंगे। उसके बाद उनको एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाएगी कि भाई आपके ये मसले हो सकते हैं, अगर वो अभी शादी नहीं हुई है। और अगर शादी हुई भी है तो उनको ये लगेगा उनके घर की स्टोरी बता रहे हैं हम, तो फिर उनको आगे लिख के देंगे कि ये चीज़ें हैं जो जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये चीज़ें हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है। देखें, ये जो रियलाइजेशन है ना, सिर्फ ये बात अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ, आप गौर करें, आपके बहन भाई हैं एक घर में, 4-5 बहन भाई हैं, 2-3 बहन, एक ही माँ बाप की औलाद होते हैं, सब कुछ सेम होता है बट अलग अलग होते हैं। हाँ, नेचर अलग अलग। तो ये डीएनए से ताल्लुक नहीं है इसका, इस सेटिंग का कहीं और है ताल्लुक। और हमें ज़्यादा चैलेंज वहाँ मिलता है जहाँ बच्चों की टाइप पेरेंट्स से अलग हो जाती है। ओके। तो पेरेंट्स चाहते हैं, वही वाली बात है कि जो मेरी टाइप है वो परफेक्ट है, इस बच्चे को ऐसा होना चाहिए। आप उसकी नेचर तोड़ रहे होते हैं, वो वैसा बन के दे ही नहीं रहा, बन के दे नहीं रहा। वो उसको वैसा बनने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा चेंज करना पड़ता है, जो उससे हो नहीं रहा होता। वो उस एज में तो खास करके हो भी नहीं सकता। तो फिर इख्तिलाफ होता है। फिर माँ बाप ये कहते हैं कि ये वाला बच्चा हमारा जो है ना, ये गड़बड़ है। वो गड़बड़ नहीं होता, वो जरा अलग होता है माँ बाप से। नेचर माँ बाप की 2 टाइप्स हो सकती हैं और 15 और हैं, 14 और हैं, तो बच्चे की कोई और हो सकती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पेरेंटिंग में भी टाइप बहुत हेल्प कर सकती है, टीचिंग में भी हेल्प कर सकती है। टीचर्स को ये समझ आने लगे कि किस टाइप के बच्चे सामने बैठे हैं, उनको कैसे पढ़ाना है। इसी तरह करियर्स में हेल्प हो सकती है। मतलब ये एक बहुत बड़ा आर्ट है कि आपने दूसरे की शख्सियत को समझना है पहले, उसके बाद फिर आपने कोई भी डिसीजन लेना है। और सबसे पहले ये रियलाइज करना है कि जैसे मेरी एक नेचुरल सेटिंग है वैसी हम सबकी है, और वो सेटिंग ज़रूरी नहीं है कि मुझसे मैच करे। हाँ, वो अलग हो सकती है क्योंकि उसकी नेचर अलग है।
साथ साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आपने जो हमें आज चीज़ें बताई उसके ऊपर अगर हम काम करें तो यकीनन हमारे घर के अंदर बहुत सारी बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं। नाजरीन, आज हमने शख्सियत की पहचान की बात करने की कोशिश की कि आज अगर हम हमारे बच्चे हैं घर के अंदर तो हम उनको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चा जो है इसकी अगर ये नेचर्स हैं, इस तरह की चीज़ें लाइक करता है, रात को देर से सोता है तो क्यों देर से सोता है, अगर एक बच्चा सुबह जल्दी उठ जाता है तो उसकी बेसिकली नेचर है क्या, और अगर एक ही बच्चे घर के अंदर हैं, झगड़ालू तबीयत उसकी है तो हम उसको दूसरे को नाम दे देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा झगड़ालू आ रही है। लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसके पीछे रीजंस क्या हैं वो, और इस तरह की किस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल है। तो हमें उसकी शख्सियत की बेसिकली पहचान होनी चाहिए ताकि हम उसके प्रोफेशन के लिए और आने वाली ज़िंदगी के लिए वो फैसले कर सकें जहाँ पर वो सूटेबल है। ऐसा नहीं कि हम जो है ना वो एक ऐसा बच्चा जो कि किसी आर्ट से रिलेटेड है या उसका नेचर या शौक कोई आर्ट की तरफ है और हम उसको डॉक्टर बनाने के लिए या इंजीनियर बनाने की तरफ चलने के लिए वो उसको हमारे शौक की खातर कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, वो पढ़ना तो शुरू कर दे, उस स्टडी की तरफ अपनी प्रोफेशनल में अपना टाइम भी वेस्ट करें और अपना पैसा भी वेस्ट करें उसके ऊपर। लेकिन 4 साल 5 साल 6 साल के बाद जब वो यूनिवर्सिटी से वापस पलट रहा हो तो आप फिर वो दिन देखने के लिए यकीनन सैड हो रहे होंगे कि हमें आज अगर बेटा डिग्री लेके आता तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन आप ये तो देखें कि जिस डिग्री के लिए आप उसको भेज रहे हैं वो उसके लिए बना हुआ भी क्या नहीं। तो ये वो चीज़ें थी। मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपने बच्चों में अपने घर पे फोकस होंगे और स्पेशली खास करके आप अपने टीचर्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अलाइन रहें ताकि वो भी आइडेंटिफाई करके अपने बच्चों के बारे में बता सकते हैं आपको। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।